गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। और सेकंड यूनिट का चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात करने से पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की या ट्रांजिशन मेटल्स की। वास्तव में ट्रांजिशन मेटल्स कौन से मेटल्स को कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स उन मेटल्स को कहा जाता है जिनमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में नहीं जाकर उसके जस्ट अंदर वाले शेल में यानी कि सब शेल में एंटर करता है, उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक मेटल्स में इस तरह की टेंडेंसी होती है जिनमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में नहीं जाकर के सब शेल में जाता है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। वैसे तो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहा जाता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट ही कहा जाता है, जो अपन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं जिनके बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब वो होता है जिनमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन सीरीज़ का फॉर्मेशन होता है और पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ट्रांजिशन सीरीज़ प्रेजेंट हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। इनको 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज़ नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 3D सीरीज़ में अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है, 4D सीरीज़ में अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, 5D सीरीज़ में अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में एंटर करता है और 6D सीरीज़ में अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर करता है। इन्हें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 3D को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, 4D को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और 6D को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ कहा जाता है। चूँकि ट्रांजिशन मेटल्स ही डी ब्लॉक मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें इन मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का बेस है डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स की शेप को अपन पढ़ लें, उसके बारे में हम जान लें। तो अब अपन बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हम सभी जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन ऑर्बिटल्स की शेप देखें अपन। डी एक्स वाई ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, हमें ये भी पता है एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डंबल शेप होते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डंबल शेप होते हैं और एफ ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। एस ऑर्बिटल अपन बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की शेप की, चूँकि हमें पता है डी ऑर्बिटल्स डंबल शेप होते हैं, डंबल शेप्ड पाए जाते हैं। और डी एक्स वाई ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि डबल डंबल किस तरीके से बनते हैं। डी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरा लोब इसके 90 डिग्री पर होता है। इसी तरीके से डी वाई जेड ऑर्बिटल्स की हम बात करें, शेप की हम बात करें, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में इसके लोब होते हैं और दूसरे लोब इसके 90 डिग्री पे होते हैं। इसी तरीके से जेड एक्स ऑर्बिटल की अपन बात करें तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब्स पाए जाते हैं और दूसरे 90 डिग्री पे पाए जाते हैं। डी एक्स वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब्स जो होते हैं वास्तव में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही होते हैं।
मीन्स हमने ये देखा कि डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में लोब्स जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब्स पाए जाते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अलोंग द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स के लोब प्रेजेंट होते हैं। डी जेड स्क्वायर की अपन बात करें तो डी जेड स्क्वायर में जो जेड एक्सिस होती है उसी के अलोंग लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही एक्स वाई एक्सिस पर स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर अलोंग द एक्सिस। अब हम बात करते हैं इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसके बारे में। ट्रांजिशन मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। कुछ थ्योरीज़ के बारे में जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इनके बारे में अपन बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं, और अब अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट में सीएफटी भी कहा जाता है। सीएफटी थ्योरी इज़ गिवन बाय बेथे एंड वॉन व्लिक, और यह थ्योरी सबसे पहले इनिशियली आयनिक क्रिस्टल्स के लिए दी गई थी, इसलिए इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रखा गया था। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या बताते हैं? इसके मेन पोस्टुलेट्स 3 हैं। ये हमें ये बताते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन फ्री स्टेट में होना चाहिए। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तब वो किसी भी बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी किसी दूसरे मेटल या एटम या लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज कहा गया और नेगेटिव लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, यानी कि आयनिक नेचर का होता है। यहाँ पे मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो मेन पोस्टुलेट्स हो गए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। अब अपन बात करते हैं सीएफटी के अनुसार ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। वास्तव में देखिए ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के लिए या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेन फोकस किया गया है मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जाने वाले लोन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है तो लिगेंड्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से आकर के मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आइसोलेटेड मेटल आयन जब होता है तो उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट सिचुएशन में होते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है, डीजनरेट वर्ड का मतलब होता है इक्वल एनर्जी स्टेट्स, यानी पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल समान होती है। लेकिन जब लिगेंड मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि मेटल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और लिगेंड्स के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है जिससे मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो इस रिपल्शन को मेंटेन करने के लिए एनर्जी में थोड़े से हाई हो जाते हैं। लेकिन अभी भी डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी बनी हुई है, डीजनरेसी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन जब लिगेंड अब बॉन्ड बनाना है तो लिगेंड और अधिक पास में आ जाते हैं जिससे रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी इतनी अधिक हो जाती है कि उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट नहीं रह पाते हैं और उनके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। और जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है, और इसे डेल या 10dq से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।